हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। कल अपन लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। तो विवर्तन में मैंने आपको ये समझाया था एकल झिर्री द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन। तो एकल झिर्री द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन में हमने पथांतर ज्ञात किया था, आप याद करो। तो पथांतर निकल के आया था ये दोनों तरंगों का पथांतर bm, जिसको हम डेल्टा से भी व्यक्त करते हैं, और ये निकल के आया था आपके पास a sin थीटा। तो ये आपको याद रखना है। विवर्तन के दौरान स्लिट AB के किनारों से निकलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना होगा बताओ? a sin थीटा होगा। अब आगे अपन बात करते हैं इसमें जो बने हुए हैं, कल मैंने आपको समझाए थे केंद्रीय उच्चिष्ठ, द्वितीयक उच्चिष्ठ, प्रथम निम्निष्ठ, इन सब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इनकी स्थिति? तो सबसे पहले लेते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति। केंद्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति। ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति कैसे ज्ञात की जाए, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ठ कब बनेगा, क्या कंडीशन होगी? तो केंद्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति ज्ञात करने के लिए आप गौर से देखो, यहाँ पे ये जो बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है बताओ? केंद्रीय उच्चिष्ठ। ये इसको अपन क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ठ। उच्चिष्ठ मतलब यहाँ तीव्रता अधिकतम प्राप्त हो रही है। ये कब प्राप्त होगी? तो देखो आप, यहाँ से प्रकाश की तरंगें इस तरह से जा रही हैं, तो ये तरंगे, कुछ तरंगे विवर्तित हो गई, कुछ नीचे विवर्तित हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि स्लिट के बाद इधर भी तरंगे हैं, इधर भी हैं, और बीच में भी जा रही हैं। केंद्रीय उच्चिष्ठ के लिए केवल हमें कौन सी तरंगे लेनी है? जो कि क्षैतिज रूप से जा रही हैं। क्षैतिज रूप से मतलब जिनके लिए विवर्तन कोण थीटा का मान 0 है। तो हम केवल ऐसी तरंगों की बात करें जिनके लिए विवर्तन कोण थीटा का मान कितना हो बताओ? 0 डिग्री। तो ऐसी तरंगें जिनके लिए विवर्तन कोण थीटा का मान 0 डिग्री है, तो वो कैसे होंगे? आप देखो, अगर थीटा को 0 कर दिया जाए, थीटा को यदि 0 कर दें ऐसे, तो ये कौन सी तरंगें आ गई? जो क्षैतिज जा रही हैं इस तरीके से, ये तरंगें। तो केवल इन तरंगों की बात कर रहे हैं, बाकी तरंगों की अभी उपेक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी तरंगें जिनके लिए थीटा का मान 0 डिग्री है, तो थीटा का मान 0 रखें। तो थीटा का मान यदि 0 इस ऊपर वाले फार्मूले में रखते हो आप, डेल बराबर a sin थीटा, इसमें थीटा की जगह 0 रखते हैं, तो आपको पता लगता है कि पथांतर डेल का मान भी क्या हो गया बताओ? 0। और इन तरंगों के लिए जब पथांतर 0 हो गया, तो कलांतर की बात करें, कलांतर फाई, तो कलांतर कैसे निकालते हैं? 2 पाई बटे लैम्डा इंटू पथांतर। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला, वेव्स चैप्टर में। और इसमें भी बताया मैंने आपको पहले, व्यतिकरण जब पढ़ाया था उसमें। तो कलांतर निकालेंगे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। ठीक है। तो ये जो पथांतर आया, पथांतर कितना है? 0। तो 0 रखें तो कलांतर भी कितना हो जाएगा बताओ? 0। कलांतर कितना हो जाएगा बताओ? 0। तो हम बात कर रहे हैं वे तरंगें जिनके लिए थीटा का मान 0 है, उनके लिए पथांतर 0 होगा। देखो, जैसे इस तरंग और इस तरंग की बात करें, दोनों समान पथ तय करती हैं। जितना पथ ये तय करेगी उतना पथ ये तय करेगी। तो पथों का अंतर 0, पथांतर 0, तो कलांतर 0। और जब कलांतर 0 होता है तो कैसा व्यतिकरण होता है बताओ? समपोषी व्यतिकरण होता है। कलांतर 0 होने पर समपोषी व्यतिकरण होता है, और समपोषी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ऐसी सभी तरंगें जिनके लिए पथांतर 0 है, कलांतर 0 है, वो सभी जब पर्दे के केंद्रीय बिंदु O पर अध्यारोपित होंगी तो समपोषी व्यतिकरण की घटना होगी। इसलिए यहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, और जितनी भी तरंगें आएंगी उन सभी तरंगों की तीव्रता यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो परिणामी तीव्रता जो होगी वो सर्वाधिक प्राप्त होगी। अतः पर्दे के केंद्रीय बिंदु पर बीचों बीच में, पर्दे के बीचों बीच में, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी। तो ये जो अधिकतम तीव्रता वाली सबसे बड़ी फ्रिंज बनेगी, इस सबसे बड़ी फ्रिंज को अपन नाम देते हैं केंद्रीय उच्चिष्ठ। तो केंद्रीय उच्चिष्ठ की स्थिति पता लगी आपको?
इसी तरीके से हमको आगे द्वितीयक उच्चिष्ट और प्राथमिक निम्निष्ठ की स्थिति पता करनी है। तो आगे यदि बात करें अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति। तो द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति की बात करें, यदि अपन द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति की बात करें तो कैसे बनेगा द्वितीयक उच्चिष्ट, आप देखना। आप ये देख रहे हो, ये जो बीच वाला है ये केंद्रीय उच्चिष्ट है ये, और बाकी जितने भी इसके बाद इस तरफ और इस तरफ अधिकतम तीव्रता है वो सब क्या कहलाते हैं बताओ? द्वितीयक उच्चिष्ट कहलाते हैं। वो लोग कहलाते हैं नहीं? तो द्वितीयक उच्चिष्ट देखो कैसे बनाएंगे अपन मान के चलते हैं कि ये जो स्लिट ए बी है, इस स्लिट ए बी के पॉइंट ए और बी, या कॉर्नर बोल दो इनको, सिरे बोल दो, सिरे ए और बी से निकलने वाली तरंगे, ये तरंगे निकल के जा रही है। तो स्लिट ए और बी से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर मान लेते हैं लैम्डा। ये हमने माना पथांतर डेल्टा कितना है बताओ? लैम्डा। स्लिट ए बी के कॉर्नर से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर क्या मान लिया अपन ने? लैम्डा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन निम्निष्ठ की स्थिति पता करते हैं। निम्निष्ठ कैसे बनते हैं? तो निम्निष्ठ की स्थिति कैसे पता करेंगे, या पहले उच्चिष्ठ की कर लें, हेडिंग डालिए उच्चिष्ठ, तो उच्चिष्ठ की पता करते हैं। तो उच्चिष्ठ की स्थिति कैसे पता करेंगे? देखो आप, द्वितीयक उच्चिष्ठ की स्थिति कि मान लेते हैं कि इनसे निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर ये ले लेते हैं उच्चिष्ठ के लिए 3 λ/2, 3 λ/2 है। ये जो तरंगे निकल रही, मैं आपको बता रहा हूँ ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये खुद एज्यूम करके करना है आपको। इसका डेरिवेशन भी अवेलेबल है, लेकिन आप हाई स्कूल में पढ़ोगे, हायर एजुकेशन लोगे आप, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने को मिलेगा इसका डेरिवेशन। अभी सिलेबस में नहीं है क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता है और भी 2-3 चीज़ें इसमें आती हैं, तो उससे डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, थ्योरेटिकल है अपने। तो थ्योरेटिकल जब आप समझेंगे तो ये चीज़ें मान के चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे पहले से। तो कैसे मान के चलेंगे? देखो आप कि अगर हम द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति ज्ञात करना चाहें तो सबसे पहले अपन स्लिट ए बी से निकलने वाली, स्लिट ए बी के किनारों से या सिरों से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर कितना मानेंगे? 3 λ/2। तो 3 λ/2 जब पथांतर माना तो उसके बाद हमें स्लिट ए बी को अगर प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति ज्ञात करनी है, ये वाला क्या कहलाता है? प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ किसी भी ओर। तो प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति ज्ञात करनी है तो इस स्लिट ए बी को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो मैं आपको इधर समझाता हूँ, देखो यह आपके पास स्लिट बनी हुई है ऐसे ही। तो ये जो स्लिट है आपके पास ए बी, इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। कैसे? इस तरीके से 3 बराबर भाग कर लिए, ऐसा मान लें। अब देखो आप, ए और बी से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर 3 λ/2 था। अब 3 बराबर भाग कर लिए, जैसे मान लो ए सी और ये डी, तो ए सी, सी डी और डी बी, ये 3 बराबर भाग किए। तो बताओ ए और सी इन सिरों से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर कितना होगा? λ/2। सी और डी से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर λ/2, और डी और बी से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर λ/2। तो कुल पथांतर कितना हो गया बताओ? 3 λ/2। तो आप समझ पा रहे हो कि प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति ज्ञात करने के लिए, प्रथम द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति ज्ञात करने के लिए स्लिट ए बी के 3 बराबर भाग करते हैं। प्रत्येक भाग से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर कितना हो जाएगा बताओ? λ/2, λ/2, λ/2। ठीक है, अब क्या होगा कि इन भागों से निकलने वाली तरंगे, मान लो कोई एक तरंग इससे निकल के आई आगे और एक तरंग इस भाग से निकल के आई आगे, तो क्या होगा? आगे जाकर पर्दे पर ये विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। कैसे अध्यारोपित होती है बताओ? विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। तो आगे जाके पर्दे पर ये विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी, और विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी तो विनाशी व्यतिकरण होगा। क्या होगा बताओ? विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इन दोनों के बीच में विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता क्या प्राप्त होती है बताओ? न्यूनतम या शून्य। विनाशी व्यतिकरण आपने पढ़ा है, तो तीव्रता क्या प्राप्त होगी? न्यूनतम या शून्य। तो इन दोनों भागों से निकलने वाली तरंगों की तीव्रताएं एक दूसरे को निरस्त कर देंगी।
तो तीव्रता क्या मिलेगी बताओ, 0। लेकिन ये जो तीसरा भाग रह गया, इससे निकलने वाली तरंग यहाँ जो आएगी उसकी तीव्रता जो है वो पर्दे पर प्राप्त होगी। तो इसकी तीव्रता पर्दे पर प्राप्त होगी, तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ तीव्रता प्राप्त होगी। तो ये प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट का निर्माण होगा। इसकी तीव्रता केंद्रीय उच्छिष्ट की तुलना में क्या होगी बताओ, कम होगी। क्यों? क्योंकि केंद्रीय उच्छिष्ट के दौरान जितनी भी तरंगें आ रही थी सभी तरंगें संपोषी व्यतिकरण के अनुसार अध्यारोपित हो रही थी, सबकी तीव्रता जुड़ रही थी। जबकि प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट में इन दो भागों से आने वाली तरंगों की तीव्रता तो निरस्त हो रही है, केवल एक भाग से आने वाली तरंग की तीव्रता बचती है। तो ये वाली तीव्रता क्या बचेगी बताओ, इसकी तुलना में कम होगी, बहुत कम होगी। बोलो होगी या नहीं? क्लियर है? तो ये जो अपन बता रहे हैं प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट, इसकी जो तीव्रता है वो केंद्रीय उच्छिष्ट की तुलना में कम होगी। तो प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट कब प्राप्त हुआ? जब हमने पथांतर क्या माना बताओ, 3 λ/2। और 3 λ/2 का मतलब क्या हो गया बताओ? 3 λ/2 का मतलब डेल्टा की जगह रख दें a sin θ1। देखो पथांतर का फॉर्मूला ये रहा, a sin θ1 = 3 λ/2। तो प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट की बात करें तो वो कब प्राप्त होगा प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट? जब पथांतर a sin θ1 का मान कितना हो, 3 λ/2 हो, तब आपको प्राप्त होगा प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट। इसी प्रकार यदि द्वितीय द्वितीयक उच्छिष्ट की बात करें, द्वितीय मतलब ये तो पहला वाला था और ये वाला दूसरा, ये नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो द्वितीय द्वितीयक उच्छिष्ट कब बनेगा? तो इसके लिए हम मान के चलेंगे कि मान लो स्लिट ए बी के सिरों से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर कितना है बताओ, 5 λ/2। ये हमें मानना है पहले से। तो अगर पथांतर 5 λ/2 मान लेते हैं, ये मान लिया, तो पथांतर जब 5 λ/2 मान लें तो द्वितीय द्वितीयक उच्छिष्ट की स्थिति पता करने के लिए इस स्लिट ए बी को 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 5। 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। तो अगर ए और बी सिरे के बीच में से निकलने वाली तरंगों के बीच पथांतर 5 λ/2 है, तो पहले भाग के लिए पथांतर λ/2, दूसरे के लिए λ/2, तीसरे के लिए λ/2, चौथे के लिए λ/2 और पाँचवें के लिए λ/2। तो पांचों भागों से निकलने वाली तरंगों के बीच में संगत पथांतर कितना रहेगा बताओ, λ/2 λ/2 λ/2, ऐसा रहेगा या नहीं? अब देखो आप, इनमें से 4 भागों से निकलने वाली तरंगे, देखो पहले और दूसरे भाग से निकलने वाली तरंगे एक दूसरे पे विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी, दूसरे और तीसरे भाग से निकलने वाली तरंगे एक दूसरे पे विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी, और ये जो अंतिम भाग बचेगा 5वां भाग, तो ये तो विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा, तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाएगी। तो तीव्रता केवल किसके कारण प्राप्त होगी बताओ, 5वें भाग के कारण प्राप्त होगी। तो आप देख पा रहे हो जितनी भी तरंगे यहाँ से आ रही हैं विवर्तित तरंगे, उनके 5 भाग कर लिए, और 5 भाग करने के बाद इतने से क्षेत्र से जो तरंगे आ रही हैं उन्हीं से प्राप्त तीव्रता पर्दे पर प्राप्त होगी। तो ये तीव्रता इसकी तुलना में भी कम होगी, प्रथम द्वितीयक उच्छिष्ट की तुलना में भी कम होगी। तो ये वाली तीव्रता इससे भी कम मिलेगी, मतलब तीव्रता लगातार घटती जाती है। तो द्वितीय द्वितीयक उच्छिष्ट कब प्राप्त हुआ? जब पथांतर कितना लिया, 5 λ/2। तो पथांतर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a sin या θ2 लिख देंगे द्वितीय द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए, θ2। तो a sin θ2 बराबर पथांतर क्या माना अपन ने, 5 λ/2, तब जाके द्वितीय द्वितीयक उच्छिष्ट प्राप्त हुआ। अगर इसी तरह अपन तृतीय द्वितीयक उच्छिष्ट की बात करें तो तृतीय द्वितीयक उच्छिष्ट के लिए आपको पथांतर कितना लेना पड़ेगा बताओ, 7 λ/2। हम ये मान के चलेंगे कि स्लिट ए बी से निकलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना है, 7 λ/2। अब स्लिट ए बी को 7 समान भागों में विभाजित करेंगे, प्रत्येक भाग से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर λ/2 हो जाएगा, और 2-2 के जोड़े बनाओ तो 6 भागों के द्वारा जो तरंगे निकलेंगी वो तो विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी। तो विपरीत कला में अध्यारोपित होने से विनाशी व्यतिकरण होगा, तो वो तीव्रता उनकी निरस्त हो जाएगी। लेकिन जो 7वां भाग है उसके कारण प्रकाश की तीव्रता प्राप्त होगी, जो कि
द्वितीयक उच्चिष्ट की तीव्रता से कम होगी। तो इस प्रकार तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट का निर्माण होगा। तो तृतीय द्वितीयक उच्चिष्ट के निर्माण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए स्लिट ए बी से निकलने वाली तरंगों के मध्य 7 λ/2 होना चाहिए या नहीं। तो इसी प्रकार यदि nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की बात करें, nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की यदि अपन बात करें, तो nवें द्वितीयक उच्चिष्ट की बात करें तो ये देखो विषम संख्या आ रही है, पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 7। तो nवें के लिए क्या आ जाएगा, a sin थीटा n बराबर विषम संख्या कैसे लिखते हैं 2n + 1 λ/2। ये कंडीशन आएगी जहाँ पे n का मान क्या होगा 1 2 3 ऐसे। अब देखो n का मान 1 रखो तो 3 λ/2, n का मान 2 रखो तो 5 λ/2, 3 रखो तो 7 λ/2 ऐसे। तो इससे क्या पता चलता है, हम ज्ञात कर रहे थे द्वितीयक उच्चिष्ट की स्थिति। तो जितने भी द्वितीयक उच्चिष्ट बनेंगे उन सब की स्थिति किस पे डिपेंड करेगी, इस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगी। इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहला निकालना है तो n की जगह 1, दूसरे की पता करनी है n की जगह 2, तीसरे की पता करनी है तो n की जगह 3। ठीक है, आप चाहो तो इससे थीटा भी ज्ञात कर सकते हो। थीटा n nवें द्वितीयक उच्चिष्ट कितने कोण से विवर्तित होगा, तो कितना आएगा साइन को देखो 2n + 1 λ/2 a आ जाएगा भाग में और साइन आ जाएगा आपका इधर इन्वर्स में, साइन आ जाएगा आपका इन्वर्स में। तो इस तरीके से आप विवर्तन कोण भी ज्ञात कर सकते हो, कितने कोण से विवर्तित होगा। ठीक है, तो आपको पता लगा कि जो द्वितीयक उच्चिष्ट होंगी उनकी स्थिति क्या क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपन बात करें प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति, जो निम्निष्ठ बने हुए हैं यहाँ पे उन निम्निष्ठों की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो प्रथम निम्निष्ठों की स्थिति यदि ज्ञात की जाए तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब आप देखिएगा फिर से। तो देखो आप देखो प्रथम निम्निष्ठों की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लें कि ये जो स्लिट ए बी है, इस स्लिट ए बी के कॉर्नर से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर कितना है बताओ, लैम्बडा मान लिया। अब पहले निम्निष्ठ, ये निम्निष्ठ हो गया ये जहाँ तीव्रता न्यूनतम है, तो पहले निम्निष्ठ की स्थिति ज्ञात करने के लिए स्लिट ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ये बीच में ले लिया सी, तो 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया हमने, कौन कौन से, ए सी और सी बी। तो बताओ कुल पथांतर कितना था लैम्बडा। अब 2 बराबर भागों में विभाजित किया तो पथांतर कितना हो गया λ/2। तो ए सी और सी बी से निकलने वाली संगत तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 हो गया। अब इन भागों से चलने वाली तरंगें आगे जाकर विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी, तो एक दूसरे की तीव्रता को निरस्त करेंगी, विनाशी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता आपको न्यूनतम प्राप्त होगी। तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी तो आपको प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होगा। तो प्रथम निम्निष्ठ कब प्राप्त हुआ, जब स्लिट ए बी से निकलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या मान के चले हम, लैम्बडा। तो पथांतर का फॉर्मूला a sin θ1 बराबर लैम्बडा। इसी प्रकार द्वितीय प्राथमिक निम्निष्ठ की स्थिति प्राप्त करना चाहें, क्या बोलेंगे अपन, द्वितीय प्राथमिक निम्निष्ठ। ठीक है, देखो जितने भी निम्निष्ठ बनते हैं उन सभी निम्निष्ठों को अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक निम्निष्ठ। अब उनकी गिनती करें तो पहले वाले को क्या बोलेंगे, प्रथम प्राथमिक निम्निष्ठ, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, द्वितीय प्राथमिक निम्निष्ठ, तीसरे वाले को तृतीय प्राथमिक निम्निष्ठ, ऐसे है ना। तो द्वितीय प्राथमिक निम्निष्ठ की स्थिति बता करें तो हम पथांतर क्या मान के चलेंगे, ए और बी से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर 2 लैम्बडा, और 2 लैम्बडा मानेंगे तो फिर क्या करेंगे, स्लिट ए बी को 4 समान भागों में विभाजित करेंगे, और 4 समान भागों में विभाजित करेंगे तो प्रत्येक भाग से निकलने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना हो जाएगा भाई, λ/2 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 λ/2, वो हो जाएगा या नहीं। और चारों से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर λ/2 हो गया, तो पहले 2 भाग एक दूसरे पे आगे जाके विपरीत कला में अध्यारोपित होंगे,
दूसरे दो भागों से निकलने वाली तरंगें आगे जाके विपरीत कला में अध्यारोपित होंगी, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगी, तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको द्वितीय निम्निष्ठ का निर्माण होगा। तो द्वितीय निम्निष्ठ के लिए स्लिट ए बी से निकलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर क्या होना चाहिए, 2 लैम्बडा। इसी प्रकार यदि तृतीय निम्निष्ठ की स्थिति पता करनी है तो ये पथांतर क्या मान के चलेंगे अपन, 3 लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, a sin थीटा 3 बराबर 3 लैम्बडा लिखेंगे। नहीं, पथांतर का फॉर्मूला ना a sin थीटा, और तीसरे निम्निष्ठ की बात कर रहे हैं तो 3 लैम्बडा ले लेंगे। और 3 लैम्बडा होगा जब क्या करेंगे, यहाँ स्लिट ए बी को लैम्बडा बटे 2 पथांतर के 6 समान भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें पहले 2 भाग, अगले 2 भाग और अगले 2 भाग विपरीत कला में अध्यारोपित होंगे, विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करेंगे, और प्रकाश की तीव्रता आपको कैसी प्राप्त होगी बताओ, न्यूनतम प्राप्त होगी। बोलो होगी या नहीं? तो प्रकाश की तीव्रता आपको न्यूनतम प्राप्त होगी। तो इसका मतलब आपको तृतीय निम्निष्ठ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, या तृतीय निम्निष्ठ आपको इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं? और अगर एनवे निम्निष्ठ की बात करें, एनवे निम्निष्ठ की बात करें तो एनवे निम्निष्ठ की यदि बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इनको देखें तो a sin थीटा n। देखो आप, पहले के लिए लैम्बडा, दूसरे के लिए 2 लैम्बडा, तीसरे के लिए 3 लैम्बडा, तो एनवे के लिए तो एनवे निम्निष्ठ के लिए आपके पास a sin थीटा n बराबर n लैम्बडा। बोलो मिलेगा या नहीं? तो इस तरीके से अपन निम्निष्ठों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप विवर्तन कोण ज्ञात करना चाहें तो थीटा n बराबर क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स n लैम्बडा अपॉन a, साइन इनवर्स n लैम्बडा अपॉन a। बोलो हो जाएगा नहीं? तो इस तरीके से अपन उनकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, निम्निष्ठों की स्थिति। ठीक है, तो ये था आपके पास एकल झिर्री द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है ये आप देखिए। तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर की बात यदि अपन करें तो पहला अंतर बताओ कि जो अपन ने व्यतिकरण किया था यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, ध्यान है आपको। तो व्यतिकरण में क्या किया था अपन ने, ये ऐसे एक स्रोत है और इसके बाद यहाँ पे 2 स्लिट लगाई थी S1 और S2, S1 और S2 2 स्लिट लगाई थी। जबकि अपन विवर्तन की बात करें तो हाँ, तो विवर्तन में क्या होगा, विवर्तन में अपन ने जब पढ़ा था तो विवर्तन में अपने पास क्या था बताओ, एक ही स्लिट थी, ये एक ही थी ना ये वाली स्लिट। तो पहला अंतर तो क्या हो गया, मैं क्या कह रहा हूँ, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर पता कर रहे हैं। तो पहला अंतर तो क्या हो गया, व्यतिकरण में 2 स्लिटों का उपयोग किया जाता है, जबकि विवर्तन में एक ही स्लिट या एक ही झिर्री का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर देखो आप, व्यतिकरण में जब व्यतिकरण प्रतिरूप लिया था पर्दे पर तो जितनी भी फ्रिंजें प्राप्त हुई थी वो एकांतर क्रम में प्राप्त हुई थी। और एकांतर क्रम में कैसी प्राप्त हुई थी, काली चमकीली, काली चमकीली, है ना। तो एकांतर क्रम में समान चौड़ाई की काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त हुई थी या नहीं। लेकिन यदि विवर्तन की बात करते हैं तो विवर्तन में आपने देखा ये इस तरीके का डायग्राम बना, ऐसा यूँ बोलो बना या नहीं ऐसा। तो इसमें आप देख पा रहे हो यूँ, इसमें फ्रिंजों की चौड़ाइयाँ समान नहीं है। इसमें केंद्रीय फ्रिंज सबसे चौड़ी प्राप्त होती है और उसके बाद चौड़ाइयाँ लगातार घटती जाती हैं। इधर फ्रिंज चौड़ाई घटती जा रही है, इधर भी चौड़ाई घटती जा रही है। तो दूसरा अंतर ये हो गया कि व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई समान रहती है काली और चमकीली फ्रिंजों की, जबकि इसमें जो चमकीली फ्रिंज है उनकी चौड़ाइयाँ लगातार घटती जाती हैं और केंद्रीय फ्रिंज सबसे चौड़ी प्राप्त होती है। ठीक है, कोई दिक्कत। तीसरा जो आपने पढ़ा था, तीसरा अंतर क्या, ठीक है, तो आप समझे। तो विवर्तन में क्या होगा बताओ, विवर्तन में अलग अलग चौड़ाई की होंगी और व्यतिकरण में समान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होंगी। फिर बात करते हैं तीव्रता की। तो जो विवर्तन होता है, व्यतिकरण जो होता है, व्यतिकरण में प्रत्येक चमकीली फ्रिंज की तीव्रता समान प्राप्त होती है। प्रत्येक चमकीली फ्रिंज की तीव्रता समान प्राप्त होती है। मैंने डायग्राम भी बनाया था आपको इस तरीके का, यूँ अगर ध्यान हो तो, तीव्रता वितरण आरेख ऐसे यूँ। तो प्रत्येक चमकीली फ्रिंज की तीव्रता कैसी प्राप्त होती है, समान। जबकि व्यतिकरण में केंद्रीय फ्रिंज की तीव्रता सर्वाधिक होती है और केंद्रीय फ्रिंज के किसी भी ओर चलें, यूं या यूं, तो तीव्रता लगातार घटती जाती है। एक अंतर ही हो गया, बोलो हुआ या नहीं। फिर अपन बात करते हैं अगला अंतर। अगला अंतर क्या कहता है, देखो
कि जब पथांतर n लैम्बडा है तब विवर्तन में क्या बना था बताओ, निम्निष्ठ। निम्निष्ठ मतलब न्यूनतम तीव्रता बना था ना। जब पथांतर n लैम्बडा है तब विवर्तन में बना निम्निष्ठ। और व्यतिकरण की बात करें तो संपोषी व्यतिकरण में आपको बताया था मैंने, संपोषी व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि कलांतर 2n पाई होगा, पाई का समगुणज। तो पथांतर कितना हो जाएगा, कैसे ज्ञात करते हैं, लैम्बडा बटे 2 पाई गुणा कलांतर। तो लैम्बडा बटे 2 पाई गुणा 2n पाई, ये सिखाया था वहाँ संपोषी व्यतिकरण में। तो कितना आ गया, n लैम्बडा। पथांतर कितना आ गया बताओ, n लैम्बडा। बोलो आया है नहीं, क्लियर है। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि व्यतिकरण में, संपोषी व्यतिकरण में जब पथांतर n लैम्बडा होता है तब तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है, जबकि विवर्तन में जब पथांतर n लैम्बडा होता है तब निम्निष्ठ प्राप्त होता है। तो अंतर क्या हुआ कि जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण में उच्चिष्ठ प्राप्त होगा उन्हीं बिंदुओं पर विवर्तन में निम्निष्ठ प्राप्त होगा। जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण में उच्चिष्ठ प्राप्त होगा उन्हीं बिंदुओं पर विवर्तन में निम्निष्ठ प्राप्त होगा। और इसका उल्टा भी सत्य है, जिन बिंदुओं पर व्यतिकरण में निम्निष्ठ प्राप्त होगा उन्हीं बिंदुओं पर विवर्तन में उच्चिष्ठ प्राप्त होगा। और लास्ट अंतर क्या है कि विवर्तन में जो काली फ्रिंज है उसकी तीव्रता शून्य होती है या हो सकती है। विवर्तन में काली फ्रिंज की तीव्रता शून्य हो सकती है, जबकि विवर्तन में कभी भी व्यतिकरण में काली फ्रिंज की तीव्रता शून्य हो सकती है, जबकि विवर्तन में काली फ्रिंज की तीव्रता या निम्निष्ठ की तीव्रता कभी शून्य नहीं होगी, न्यूनतम होगी बट शून्य नहीं होगी। तो ये आपके बेसिक अंतर हैं विवर्तन और व्यतिकरण में, ये आपके आधारभूत अंतर हैं, ठीक है। तो इससे ये दोनों के अंतर पता चलते हैं, पता चले या नहीं। फिर आगे देखो आप,